नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने जीवाणु के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम विषाणु के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम विषाणु से संबंधित कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी वीडियो में हम विषाणु के लाभदायक व हानिकारक प्रभाव देखेंगे, जो कि आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। और इसके अलावा हम कवक की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कवक। तो यह वीडियो रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में विषाणु से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषाणु। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि विषाणु की खोज है वो किस प्रकार से हुई थी। तो उस समय क्या होता था कि जो तंबाकू है उस तंबाकू में एक रोग होता था मोजेक रोग, और उसका अध्ययन कर रहे थे पास्टर डीजे इवानोव्स्की। तो सर्वप्रथम वायरस को पास्टर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के पौधे में मोजेक रोग के अध्ययन के दौरान देखा था। तो तंबाकू का जो पौधा था उस तंबाकू के पौधे में एक रोग होता था, उस रोग का नाम था मोजेक रोग। और इस मोजेक रोग का कारण जानने के लिए उस पर अध्ययन कर रहे थे पास्टर डीजे इवानोव्स्की, और उन्होंने उस समय वायरस को सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी। और सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था? TMV वायरस था, टोबैको मोजेक वायरस। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम जो वायरस की खोज है वो डीजे इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी, और इसी के आधार पर जो खोजकर्ता का श्रेय वो किसे दिया जाता है? इवानोव्स्की को दिया जाता। आप इतना ही नाम याद रख सकती हैं, पूरा नाम याद न रहे तो इवानोव्स्की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विषाणु या वायरस शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो लाफलर व फ्रोश नामक जो दो वैज्ञानिक थे, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने जंतु वायरस से संबंधित ये अध्ययन कर रहे थे, और जंतु वायरस की खोज के संदर्भ में इन्होंने लाफलर व फ्रोश ने वायरस या विषाणु शब्द का प्रयोग किया था। बेंजेरिनिक ने वायरस को संक्रामक जीवित तरल कहा था। बेंजेरिनिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस को संक्रामक जीवित तरल नाम दिया था। इसके बाद में हम बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ने सर्वप्रथम वायरस को जीवित कोशिका से अलग कर क्रिस्टलीकृत किया था। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी मानी जाती है, क्योंकि जैसे इसे होस्ट कोशिका मिलती है तो ये जीवित हो जाता है, अपना गुणन स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ये कोशिका से बाहर आता तो ये मृत हो जाता है। तो इसलिए जो स्टेनले वैज्ञानिक थे, स्टेनले, इन्होंने क्या किया था, किसी पादप से या किसी जंतु से या जीवित कोशिका से वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था, अलग किया था, और इसी कारण से स्टेनले को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये कि वायरस की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो डीजे इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। कुछ बुकों में इसे भी वायरोलॉजी या फिर विषाणु विज्ञान का जनक मानते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज न हो। सही आपका जहाँ पर ऑप्शन में अगर डीजे इवानोव्स्की और स्टेनले मिल जाए तो वहाँ पर स्टेनले आपको करना है, अगर ओनली डीजे इवानोव्स्की हो तो डीजे इवानोव्स्की आंसर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि स्टेनले ने जीवित कोशिका से सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था, और इसी कारण से इन्हें विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विषाणु होता है ये अविकल्पी परजीवी होता है, इसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि जैसे ये जीवित कोशिका में प्रवेश करता है उसी जीवित कोशिका में ये जीवित रह सकता है, अन्य कोशिका में ये जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे ही कोशिका से बाहर आता है ये मृत हो जाता है, और कोशिका के अंदर जाते ही क्या होता है, जीवित हो जाता है। और इसी कारण से वायरस को हम सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी मानते हैं। तो वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि किसी निश्चित या विशिष्ट प्रपोषी की सेल्स में ही वृद्धि व संक्रमण करते हैं। तो जीवित कोशिका में प्रवेश करते ही अपनी वृद्धि व संक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कोई ह्यूमन सेल्स होती है, जैसे ही कोई वायरस इसके संपर्क में आता है तो वायरस में क्या होता है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का आवरण पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो ये प्रोपोसी से प्राप्त करता है, जबकि वायरस का जो आवरण होता है वो प्रोटीन व वसा का बना होता है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है, देखो यहाँ पर हम कोविड की बात कर सकते हैं। तो कोविड में तो आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। और वैसे हम बात करें तो वायरस में या तो DNA
आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों में से एक ही उपस्थित होता है। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ये क्या करता है, जैसे किसी ह्यूमन कोशिका के संपर्क में आता है और संपर्क में आते ही ये कोशिका में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन स्टार्ट कर देता है, जिसे अपनी संख्या में वृद्धि कर देता है और नेक्स्ट कोशिकाओं को संक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड, ये एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ इतना है नहीं, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कोविड वायरस है या सार्स कोविड-2 है, इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो कि ह्यूमन सेल्स है उसको संक्रमित करता है। और इसका जो आवरण होता है वो प्रोटीन वसा का बना होता है, जो कि हम आगे डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो HIV वायरस होता है ये सबसे पहले कहाँ पाया जाता था और कैसे इसकी खोज हुई थी। देखो, शुरुआत में ये बंदर में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता था और उस समय इस वायरस को SIV वायरस नाम दिया गया था, SIV वायरस कहा जाता था। फुल फॉर्म हो जाएगी सीमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सीमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये SIV की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये किस में पाया जाता है? बंदर में पाया जाता है। जबकि यही वायरस जब हम मनुष्य के अंदर इसकी खोज हुई थी तो उस समय इसे नाम दे दिया गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस, जो किसका कारक होता है? एड्स रोग फैलाने का कारक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे भी कोई कोशिका है जिसके संपर्क में कोई वायरस आता है, वायरस आते ही कोशिका में जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद हम देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें RNA होता है और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। और जैसे ही किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो ये RNA की संख्या बढ़ा लेता है। RNA का क्या करता है? उसमें गुणन करने लग जाता है और इसी प्रकार से प्रोटीन का निर्माण भी करने लग जाता है। तो इस प्रकार से निर्माण होते होते क्या हो जाता है? बहुत अधिक संख्या में गुणन की या मल्टीप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा जो विषाणु होता है अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है और फिर नई कोशिकाओं के संक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से इनमें गुणन करने की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबिन M होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी प्रकार का संक्रमण होता है मनुष्य के अंदर तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनने वाली जो होती है वो इम्यूनोग्लोबिन M होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की संरचना किस प्रकार से होती है। तो वायरस की संरचना, तो सबसे पहले जो बाह्यतम ये आवरण होता है ये किसका बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट व वसा का बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि अभी हमने पीछे भी बताया कि या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं वायरस में। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बाह्यतम आवरण की बात कर लेते हैं, जो कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का बना होता है और कुछ मात्रा में वसा भी इसमें पाई जाती है। तो इसका निर्माण है वायरस स्वयं करता। प्रोटीन का निर्माण तो क्या करता है? वायरस स्वयं करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये प्रोपोसी सेल से प्राप्त करता है। प्रोटीन से बना हुआ जो बाह्यतम आवरण होता है इसे केस्मिड कहते हैं। प्रोटीन से बना हुआ जो बाह्य आवरण होता है विषाणु का, उसे हम कैप्सिड कहते हैं और इसमें हम कार्बोहाइड्रेट और वसा भी पाई जाती है। कैप्सिड का निर्माण वो कैप्सोमियर से किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कैप्सिड का निर्माण किससे होता है? कैप्सोमियर से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि विषाणु का बाह्यतम आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की। तो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं होते, या तो DNA या RNA होगा। DNA युक्त वायरस है वो DNA वायरस कहलाते हैं, जैसे हर्पीज वायरस है इसका एग्जाम्पल है। अधिकांश जो जंतु वायरस होते हैं उनमें DNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर RNA की बात करें, जिनमें RNA युक्त वायरस, जिनमें RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उन्हें रेट्रो वायरस कहते हैं या RNA वायरस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, पोलियो वायरस, सार्स कोविड-2 वायरस या कोरोना वायरस, ये सभी क्या हैं? RNA युक्त आनुवांशिक पदार्थ वाले वायरस हैं। इनमें दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि जिसमें DNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है वो DNA वायरस कहलाते हैं, जैसे कि हर्पीज वायरस। और अधिकांश जंतु वायरस जो होते हैं वो DNA युक्त वायरस होते हैं। जिनमें RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उन्हें रेट्रो वायरस कहते हैं
जैसे कि HIV वायरस है, पोलियो वायरस है, सार्स कोविड-2 या कोरोना वायरस है। और अधिकांश पादप वायरस जो होते हैं उनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अधिकांश पादप वायरस जो होते हैं उनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब वायरस की संरचना की बात करें तो उसमें दो प्रकार से हम संरचना को देखते हैं, एक तो वीरियन और एक होता है वायरॉइड। तो सबसे बाहर जो आवरण होता है यानी कि परपोषी कोशिका के बाहर वायरस की संक्रामक अवस्था, परपोषी कोशिका के बाहर जो वायरस की संक्रामक अवस्था होती है उसे हम वीरियन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि वीरियन किसे कहते हैं कि परपोषी कोशिका से बाहर हम जो वायरस को देखते हैं और उस समय जो इसकी संक्रामक अवस्था होती है उसे ही क्या कहते हैं, वीरियन कहा जाता है। वायरॉइड किसे कहते हैं कि कैप्सिड आवरण से विहीन वायरस को वायरॉइड कहते हैं, यानी कि ये बाहर वाला जो प्रोटीन आवरण नहीं होगा। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो आवरण होता है ये तो क्या कहलाता है, वीरियन कह सकते हैं, क्योंकि यही संक्रमण करने का कार्य करता है, तो ये संक्रामक अवस्था हो जाएगी। ये जो होता है कैप्सिड आवरण से विहीन वायरस को वायरॉइड कहते हैं। कैप्सिड आवरण हमने हटा दिया तो मध्य में क्या बचा, या तो RNA या DNA, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं। T.O. डायनर ने वायरॉइड की खोज की थी। वायरॉइड की खोज किसने की थी, डायनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसे मुक्त संक्रामक RNA या फ्री इन्फेक्टियस RNA कहते हैं। मुक्त संक्रामक RNA या फ्री इन्फेक्टियस RNA कहा जाता है और इनका भार सामान्य वायरस से कम होता है। तो देखो इसमें जो बाहर वाला आवरण होता है कैप्सिड, जो कि क्या होता है, संक्रामक अवस्था के रूप में पाया जाता है जिसे वीरियन कहते हैं। और अंदर जो DNA या RNA होता है कैप्सिड हटाने के बाद उसे हम वायरॉइड कहते हैं। इसकी खोज है वो डायनर के द्वारा की गई थी और ये मुक्त संक्रामक RNA होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या होता है, तो आनुवांशिक पदार्थ रहित केवल प्रोटीन से बनी संरचना। आनुवांशिक पदार्थ को हम निकाल देते हैं, या तो RNA या फिर DNA, इनको हम निकाल दें तो पीछे बचा हुआ जो केवल प्रोटीन से बनी संरचना होती है जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक प्रोटीन कण या प्रियोन्स कहते हैं। संक्रामक प्रोटीन कण या प्रियोन्स कहा जाता है। तो अभी हमने बात की थी, पीछे हमने बात की थी, इसको एक बार पीछे देख लेते हैं। देखो वीरियन हमने कहा था जो कि एक संक्रामक अवस्था होती है कोशिका के बाहर, और प्रियोन किसे कहते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ रहित केवल प्रोटीन से बनी संरचनाएं जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक प्रोटीन कण या प्रियोन्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आनुवांशिक पदार्थ रहित, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस में रोग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो उसमें आपके ऑप्शन प्रियोन्स भी मिल जाएगा। तो संक्रामक प्रोटीन या प्रियोन्स में रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसके बारे में सबसे पहले प्रूशनर ने बताया था। मेड काउ रोग या स्क्रेपी रोग, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायरॉइड या प्रियोन या वायरोन किसे कहते हैं। तो देखो इसमें ये वायरस की संरचना होगी जिसमें सबसे बाहर वाला आवरण होता है प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कहते हैं। और इसके जो अंदर है ये आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें DNA या RNA होता है। तो ये जो कैप्सिड वाला भाग होता है जो प्रोटीन से बना होता है, केवल प्रोटीन का आवरण होता है जो कि एक संक्रामक के रूप में कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रियोन कहते हैं। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो DNA या RNA होता है, केवल RNA होता है, तो ये क्या होता है, संक्रामक के रूप में कार्य करता है, तो इसे हम वायरॉइड कहते हैं। तो वायरस परपोषी कोशिका के बाहर संक्रामक अवस्था के रूप में पाया जाता है तो उसे वीरियन्स कहते हैं। तीनों टर्म्स आपकी क्लियर हो जाएगी कि प्रोटीन का आवरण है अगर वो संक्रामक के रूप में कार्य करता है और केवल प्रोटीन का बना होता है तो प्रियोन्स कहते हैं। उसके अंदर पाया जाने वाला केवल RNA जो संक्रामक के रूप में कार्य करता है तो उसे वायरॉइड कहते हैं। और जब परपोषी कोशिका के बाहर वायरस संक्रामक अवस्था में पाया जाता है तो उसे वीरियन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस का महत्व क्या है। तो यहाँ से जो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट में सिलेबस में दे रखा है कि वायरस, कवक और जीवाणु के लाभदायक एवं हानिकारक प्रभाव। तो सबसे पहले हम लाभदायक प्रभाव देखते हैं, जिसमें पहला आता है वैक्सीन निर्माण। तो निष्क्रिय या रोग प्रतिरोधक रोग क्षमता रहित
निष्क्रिय या रोग क्षमता रहित जो वायरस होते हैं, निष्क्रिय या रोग क्षमता रहित वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश कराकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त किया जाता है ताकि हमारे शरीर उस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज निर्माण कर सके। यानी कि कोई भी वायरस है और उस वायरस की रोग जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो हमारे द्वारा नष्ट कर दी जाती है, या निष्क्रिय अवस्था का जो वायरस होता है उसको हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, और शरीर में प्रवेश करने के बाद में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, प्रेरित हो जाता है, और प्रेरित होकर के किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और वो एंटीबॉडी किसके लिए या किसके प्रति बनती हैं, जो वायरस हमने डाला है उसके प्रति वो एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन निर्माण में भी क्या करते हैं, वायरस का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारे शरीर में कोई निष्क्रिय या रोग क्षमता रहित वायरस डालते हैं, जिससे हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उद्दीप्त हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर के द्वारा उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। और ये होती है सामूहिक प्रतिरोधकता, ये वैक्सीन के निर्माण से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने में। तो एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने में बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक अध्ययनों में भी क्या करते हैं, वायरस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है साइनोफेज बैक्टीरिया शैवाल की वृद्धि को रोकते हैं। तो साइनोफेज बैक्टीरिया होते हैं, ये शैवालों की वृद्धि को रोकते हैं। नेक्स्ट हानिकारक प्रभाव देखते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन है यहाँ से बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रोगों से संबंधित पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे रीट हो या फिर नीट हो। तो सबसे इधर हम रोगजनक की बात कर लेते हैं। देखो एड्स वायरस है, ये किसके वजह से फैलता है, तो HIV वायरस के कारण फैलता है एड्स वायरस। हेपेटाइटिस जो रोग होता है, हेपेटाइटिस रोग है, ये किससे फैलता है, हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, A, B। हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। डेंगू वायरस से फैलता है। चिकनगुनिया, वो चिकनगुनिया वायरस से फैलता है या पैरामिक्सो वायरस से। पोलियो वायरस से पोलियो फैलता है। चिकन पॉक्स या छोटी माता, ये भी क्या होता है, वायरस से होने वाला रोग है। जीका वायरस है, इबोला है, निपाह है, सार्स है, मर्स है या कोविड-19 है, ये सभी रोग हैं वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। इन सभी के विषय में हम अलग से जो रोग वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। तो हानिकारक प्रभाव में हमने पहला बात किया कि ये रोग फैलाते हैं जितने भी वायरस होते हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, चिकन पॉक्स, जीका, इबोला, निपाह है, सार्स, मर्स और कोविड-19। वायरस विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है उपचार में कठिनाई। तो अधिकांश वायरस जनित, सामान्यतः हम बात करें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वे वायरस के उपचार में कोई कार्य नहीं करती है, लेकिन जो लक्षणात्मक उपचार होते हैं, जब बुखार वगैरह आती है तो उसके लिए बुखार से संबंधित एंटीबायोटिक्स देते हैं, जुखाम वगैरह होती है तो जुखाम से संबंधित एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन इन एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अधिकांश वायरस जनित रोगों का उपचार लक्षणात्मक होता है, क्योंकि कुछ वायरस के प्रति विशिष्ट उपचार संभव नहीं होते हैं। वैक्सीन निर्माण भी मुश्किल, क्योंकि अधिकांश वायरस अपने आनुवंशिक पदार्थ परिवर्तन यानी इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता हो जाती है। जैसी कोई वैक्सीन हम देते हैं तो ये अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः हम बात करें तो वैक्सीन निर्माण भी मुश्किल होता है। अधिकांश वायरस अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर लेते हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। इन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते, ये अभी हमने पहले भी बात कर ली है। नेक्स्ट, इसका जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अभी सामान्यतः हम बात करें, अभी सुना है कि चीन के द्वारा जो कोरोना रोग फैलाया गया है, तो कोरोना को जैविक हथियार के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि चीन के द्वारा किया भी गया है। सामान्यतः हम मान सकते हैं ये वायरस में जल एवं भोजन को दूषित करने की क्षमता कम होती है। वायरस क्या करता है, जल व भोजन को दूषित करने की क्षमता कम होती है, लेकिन ये रोगी या संक्रामक वस्तुओं को आसानी से फैला देते हैं। नेक्स्ट है, जब हमारे शरीर में वायरस का संक्रमण होता है तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमारी जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा इंटरफेरेंस का श्रवण किया जाता है, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं।
कहने का मतलब है कि जब वायरस है वो हमारी कोशिका या हमारे अंदर फैलते हैं तो हमारे शरीर को जब संक्रमित करते हैं तो उस समय हमारी सेल्स के द्वारा एक पदार्थ का श्रावण किया जाता है जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायरस जब हमारे शरीर को संक्रमित करता है तो उस समय हमारी कोशिका के द्वारा कौन सा पदार्थ सिक्रेट होता है, तो इंटरफेरेंस नामक पदार्थ सिक्रेट होता है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने वायरस से संबंधित अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवक से संबंधित अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।